नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले जय तेजा जी, जय मां सरस्वती की। देखो दोस्तों, आज अपना चैप्टर पहले 5-7 दिन पहले अपना 13 भाग हो गए थे। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गए थे। तो मैं आज कुछ एक ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बोर्ड के ऊपर। देखो, प्रोजेक्ट नहीं होने के कारण मैं आपको बोर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा कि लाइन से लाइन क्वेश्चन कैसे हिसाब से आता है। तो आपको ने वीडियो को बार बार सही तरीके से देखना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। लाइक करना ही करना आपको और शेयर आपको करना ही करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि ट्रांसफार्मर के चैप्टर से पीछे वाले 2018 के अंदर जो वैकेंसी लाइनमैन की लगी थी अपने टेक्निकल हेल्पर की, उसके अंदर हर पेपर के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। और वही क्वेश्चन आए थे जो मौखिक से क्वेश्चन है। कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे, कुछ वैसे मौखिक क्वेश्चन थे। तो इसलिए आज अपन पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन आज की तारीख में मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चालू करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। इसलिए इसके दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो भाई, ट्रांसफार्मर है अपना, जो ट्रांसफार्मर है ना, क्वेश्चन पहला यही आ जाता है कि ट्रांसफार्मर कौन सी धारा पे काम करता है, तो एसी धारा पे। ठीक है। ट्रांसफार्मर का दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसके सिद्धांत का, तो यहां आता है ट्रांसफार्मर सिद्धांत है। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये सिद्धांत कौन से पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे काम ये करता है। फिर आ जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है ये करता क्या है, तो ट्रांसफार्मर किसको बदलता है, आपका वोल्टेज को है। तो यहां से लिखते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज। फिर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ट्रांसफार्मर आवर्ती को बदलता है क्या, तो आवर्ती के संदर्भ में यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आवर्ती के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आवर्ती नहीं बदलता। आगे अगर बात करें अपन, जो ट्रांसफार्मर है इसकी नो लोड धारा कितनी होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नो लोड धारा, तो ट्रांसफार्मर की नो लोड धारा का मतलब है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है इसकी नो लोड धारा है वो फुल लोड, वो यहां से देखना पूरा क्वेश्चन है। आगे भी ट्रांसफार्मर की नो लोड धारा है, तो ट्रांसफार्मर की नो लोड धारा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फुल लोड धारा की 2 से 5% होती है। फिर आ जाता है कि नो लोड परीक्षण क्यों किया जाता है भाई, ये नो लोड ट्रांसफार्मर को यहां से लिख दूं कि ट्रांसफार्मर को नो लोड पे प्रचालित क्यों किया जाता है भाई, ट्रांसफार्मर को नो लोड पे प्रचालित है, को नो लोड पे प्रचालित। इसके भी 2 क्वेश्चन है कि आपको ट्रांसफार्मर को नो लोड पे क्यों प्रचालित करते हो। ये बात क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को नो लोड पे क्यों प्रचालित करते हो। इसके 2 कारण होता है। एक तो नो लोड पे प्रचालित करने पर आपको मिलेगी कोर हानियां, ठीक है, कोर हानियां। और एक मिल जाता है यहां से चुंबकन धारा, चुंबकीय धारा का मान मिल जाता है नो लोड परीक्षण करने पे, ठीक है। फिर आगे बात करें इसकी क्या, कि ट्रांसफार्मर के अंदर हानियां, तो भाई ध्यान रखना वीडियो बनाया हुआ अलग से हानियां कहा किसकी है, ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, ट्रांसफार्मर की हानियां। तो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की हानि होती है, एक तो लौह हानि और एक तांबर हानि। तो ट्रांसफार्मर की यहाँ हानि होती है कितनी, 2। एक हो जाती है आपकी लौह हानियां, लौह हानियों को क्या बताया जाता है, स्थिर हानि। क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हानि स्थिर है, तो आपको बताना है लौह हानियां स्थिर है। फिर आ जाती है लौह हानियों के भाग, तो लौह हानि के 2 भाग है, एक तो है हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि,
एक होती है आपकी कौन सी, भंवर द्वारा हानि, भंवर द्वारा, या एडी करंट हानि, एडी करंट लॉस। ठीक है, फिर दूसरी हानि आपकी होती है कौन सी, तम्र हानि, तम्र हानि, जिसको कहा जाता है क्या, अस्थिर हानि, लोड के साथ बदलने वाली हानि कौन सी है, ताम्र हानि। आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में लोड के साथ बदलने वाली हानि कौन सी है, तो आपको बताना है ताम्र हानि। कौन सी हानि, ताम्र हानि। तो मित्रों ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि आपके ट्रांसफार्मर में स्थिर रहने वाली हानि कौन सी है, तो वह है लोहा हानि। कौन सी, लोहा हानि, स्थिर हानि लोहा हानि है। लोहा हानि कभी भी लोड के साथ नहीं बदलती, और लोड के साथ बदलने वाली हानि होती है आपकी ताम्र हानि। और ये ताम्र हानि किस कारण से होती है और कहां होती है, ताम्र हानियां होती है वाइंडिंग में। कहां, वाइंडिंग में। इनको कह सकते हैं लोहा हानियों को आप कोर हानियां भी कह सकते हो, कोर हानि। किनको, हिस्टैरिसीस हानि को और भंवर द्वारा हानि को आप कोर हानि भी कह सकते हो, लोहा हानियों को कोर हानि भी कह सकते हो, स्थिर हानि भी कह सकते हो, या भंवर द्वारा या हिस्टैरिसीस हानियों का इनका भाग है, इसको कह सकते हो अस्थिर हानि। ताम्र हानि को अस्थिर हानि कह सकते हैं। ताम्र हानियां होती कहां है, वाइंडिंग के अंदर, वाइंडिंग के अंदर होती है। क्यों कि ताम्र हानि वाइंडिंग के अंदर इसलिए होती है कि जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो ताम्र हानियों का मान बढ़ेगा। कारण हो जाता है कि लोड बढ़ने से धारा का मान घट जाता है या बढ़ जाता है, घटाने से धारा का मान में परिवर्तन आ जाता है, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होता है। तो सीधी सी बात एक ही है, अगर कोई आपको पूछे, मौखिक रूप से अगर पूछा जाए आपको, तो आपको यही उत्तर देना कि लोड के घटने या बढ़ने से वाइंडिंग के अंदर धारा प्रतिरोध का प्रभाव बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इस कारण से आपके ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियां होती है। अगर ताम्र हानि ज्ञात करनी होती तो उसका सूत्र हो जाता है कि IA स्क्वायर RP। IA का मतलब क्या, आपके प्राइमरी की धारा, IP कर दो IP स्क्वायर इंटू RP, मतलब प्राइमरी की धारा का स्क्वायर और प्राइमरी के प्रतिरोध का गुणा। इनको गुणा ले लेते हैं, फिर करते हैं IS का स्क्वायर, सेकेंडरी की धारा और सेकेंडरी का प्रतिरोध, इनका गुणा करके दोनों धाराओं के इनको जोड़ लेते हैं। फिर जोड़ के बाद में पता चलता आपकी ताम्र हानियां। फिर यहां से अगर मैं बात करूं हिस्टैरिसीस हानियों की, तो मित्रों यहां से देखना हिस्टैरिसीस हानियों को WS से आप दर्शाते हो, जैसे वीडियो में बताए हुए हैं। आज क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, अगर हिस्टैरिसीस हानियों का सूत्र आपको कोई पूछता है, पेपर के अंदर आ जाता है हिस्टैरिसीस हानियों का मान ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र है, सूत्र की बात बताइए, सूत्र बताइए। तो आपको बताना है क्या, BM 1.6 इंटू 1.6 सॉरी BM 1.6 FV, ये आपका ताम्र हिस्टैरिसीस हानियां ज्ञात करने का सूत्र है। BM के स्क्वायर में घात में ले लेते हो क्या, 1.6 F फ्रीक्वेंसी V, आयतन है कोर का, आयतन है। V का मतलब होता है कोर का आयतन है। यहाँ V जो दर्शाया गया है वो कोर का आयतन है। किसका आयतन, किसका, कोर का। V को कोर का आयतन से बताया जाता है। अगर यहाँ से आपको भंवर द्वारा हानियों का मान पूछा जाए तो यहाँ एक सूत्र लगता है जिसको WE से दर्शाया जाता है। फिर हो जाता है BM का स्क्वायर, F का स्क्वायर और T का स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन जाता है किसका, भंवर द्वारा हानियों का, जिसमें T क्या है, कोर का, कोर की मोटाई, कोर की यहां लिए जाता है कोर का आयतन मीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर क्यूब में, और यहाँ कोर का जो मोटाई ली जाती है mm में ली जाती है। mm में कोर की जो मोटाई होती है वो mm में ली जाती है, मिमी में ली जाती है। किसकी, कोर की मोटाई। आपके ताम्र हानि का सूत्र हो गया, ये वाइंडिंग में होती है। फिर बात करते हैं आपकी लोहा हानियां, जो स्तर हानियां हैं, जिनको कोर हानियां भी कह सकते हैं, लोहा हानियों को कोर हानियां भी कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में लोहा हानियां के दो भाग हो गए, हिस्टैरिसीस हानियां और भंवर द्वारा हानियां। तो हिस्टैरिसीस हानियां का, हिस्टैरिसीस हानि का अगर सूत्र पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका, और आपके भंवर द्वारा हानि का सूत्र ये हो जाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, कि कोर के अंदर है, कोर के अंदर आप लोहे की मात्रा क्यों लेते हो। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि कोर किससे बनाई जाती है,
और एक क्वेश्चन ये आता है कई बार पेपर के अंदर 2017 का जो एक पेपर लगा था कहां, एक 2016 का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पेपर लगा था जिसमें क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है, लोहे कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन देखना भाई, ट्रांसफार्मर कोर के अंदर आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है ना, समझ आना कि ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन का उपयोग तो यहां से क्यों किया जाता है, क्योंकि जो चुंबकीय आपका चुंबकीय पात है, चुंबकीय पात है, चुंबकीय पात हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कम करना, इलेक्ट्रॉन्स को कम करना। अब देखो यहां से ये भी कह सकता है कोई, अगर एग्जामिनर आपके सामने प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है वो ये कहता है कि आप लो आयनियों को क्यों कम कर लो इसके अंदर सॉरी ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन का उपयोग क्यों करिए, तो आपको उत्तर देना है कि सर कि ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस का इसको सॉरी चुंबक आयरन का इसलिए उपयोग किया जाता है कि इसके अंदर चुंबकीय पाथ है, इनके अंदर रिलेक्टेंस का मान को कम करने के लिए। अगर वो ये कहे कि आप यहाँ वायु कोर क्यों ले रहे हो, तो वायु कोर लेने के कारण ये हो जाता है कि वहां रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाता है, इसलिए आप वहां वायु कोर नहीं ले सकते। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि उच्च आवृत्ति के लिए, उच्च आवृत्ति के लिए कोर बनाई जाती है, उच्च आवृत्ति के लिए ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है, तो फेराइट कोर होती है, उसमें फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। किसका? उच्च आवृत्ति के लिए अगर आपको ट्रांसफार्मर की कोर बनानी है तो उसके लिए आपको फेराइट की कोर काम में लेनी है। अब बात करें कि जो शून्य लोड पे, नो लोड पे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहां से लिखता हूं कि नो लोड पे, नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, तो आपका नो लोड पे पावर फैक्टर होता है कितना? 0। लेगिंग होगा, लेगिंग होगा मतलब पश्चेगामी, लेगिंग का मतलब होता है पश्चेगामी। क्या होगा? लेगिंग होगा, लेगिंग होगा कोष्टक में पश्चेगामी, और कितना होगा? 0.1 से 0.2। क्या? 0.1 से 0. लो लोड पे आपका पावर फैक्टर होगा पश्चेगामी होगा, मतलब लेगिंग होगा, पश्चेगामी होगा। अगर हिंदी में आ जाता है पश्चेगामी तो लेगिंग मानना है, और अगर इंग्लिश में अगर आपको लेगिंग मिलता है तो आपको मान के चलना है कि आपका ट्रांसफार्मर पश्चेगामी, इसका पावर फैक्टर पश्चेगामी होगा और 0.1 से 0.2 के समथिंग होगा। अगला क्वेश्चन होता है आपका क्या कि जो ट्रांसफार्मर है, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की धारा, प्राइमरी PW का मतलब हो गया प्राइमरी वाइंडिंग की धारा, प्राइमरी वाइंडिंग की धारा वह सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्वेश्चन है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, कि प्राइमरी वाइंडिंग की धारा वह सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ के मध्य संबंध, के मध्य संबंध कितनी डिग्री का होता है। कई बार आ जाता है ऑप्शन में 180 डिग्री, 0 डिग्री, 120 डिग्री या 360 डिग्री। तो अगर प्राइमरी की धारा और सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ की अगर अपन देखते हैं, मानते हैं अगर ये संबंध पूछा जाता है तो ये होता है आपका 180 डिग्री का। कितना? 180 डिग्री का। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए अगर पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाए कि प्राइमरी के अंदर उत्पन्न ईएमएफ है, प्राइमरी के उत्पन्न ईएमएफ व सेकेंडरी के अंदर उत्पन्न ईएमएफ के उत्पन्न ईएमएफ
तो उसमें क्या हो जाता है, 0 डिग्री के समथिंग आपका संबंध आता है, 0 डिग्री के समथिंग आपका आ जाता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन है। तो आपको इनको ध्यान ही रखना है कि प्राइमरी की धारा और सेकेंडरी के उत्पन्न ईएमएफ के बीच में पूछा जाए तो 180 के समथिंग मान के चलना है, 180 मानना है। और आपको अगर प्राइमरी ईएमएफ और सेकेंडरी ईएमएफ के मध्य पूछा जाए तो 0 के समथिंग आपको 0 डिग्री के समथिंग मान के चलना है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके जो ट्रांसफार्मर है, यहां से मैं थोड़ा मिटा लेता हूं कि जो ट्रांसफार्मर है आपका, उसमें 2 प्रकार की धारा होती है, एक तो सक्रिय धारा और एक होती है आपकी चुंबकीय धारा घटक। एक तो सक्रिय धारा घटक, एक चुंबकीय धारा घटक है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 धारा घटक होती हैं, 2 घटक होते हैं धारा के। एक तो होता है क्या, सक्रिय घटक। यहां से ध्यान देना भाई, सक्रिय घटक, ठीक। यह करता क्या है, सक्रिय घटक, ध्यान रखना सक्रिय घटक से क्वेश्चन आते हैं 3। सक्रिय घटक करता क्या है, सक्रिय घटक को बोला क्या जाता है, सक्रिय घटक का सूत्र क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आते हैं। तो सक्रिय घटक को आप बोलते हो वाटफुल, वाटफुल, ठीक, वाटफुल है। ये करता क्या है, इसके सूत्र की अगर बात करें तो I0 इंटू कोस फाई, ये तो होता है इसका सूत्र। ये करता क्या है, ये करता है लोहा हानियों को वहन करता है, वहन करता है, लोहा हानियों को वहन करता है। अब आपका आ जाता है चुंबकीय धारा घटक, चुंबकीय धारा घटक जिसको बोला जाता है वाटलेस, वाटलेस। सूत्र की अगर बात करें तो आपका सूत्र होता है I0 इंटू कोस फाई की जगह साइन फाई आ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, ठीक है। कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्या, नो लोड या पावर फैक्टर आपका निम्नतम होता है। दूसरी बात करते हैं क्या, हाँ, फिर बात करते हैं कि आपके कोर है। तो मैं बताता हूं भाई, अगला क्वेश्चन है कोर के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपका जो कोर है यह बनाई जाती है क्या, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। लेमिनेट सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, जिसके अंदर सिलिकॉन की अगर मात्रा देखी जाए, सिलिकॉन की अगर मात्रा देखी जाए तो ये होती है 0.8 से 4.5%। सिलिकॉन की मात्रा किस लिए मिलाई जाती है कि इसको सिलिकॉन लेमिनेट कोर इसलिए ली जाती है इसके लोहा हानियां को कम करने के लिए। लोहा हानियों में कौन कौन सी हानि हो रही थी, कोर सॉरी लोहा हानियों के अंदर एक तो भौरदार हानियां और एक हिस्टेरिसिस हानियां हो रही थी। तो यहां से सीधी लिख सकते हैं, अगर कोई पूछा जाए तो लोहा हानियों का लोहा हानियों को कम करने के लिए, ठीक है। अगर यहां से इस कोर की मोटाई की अगर बात करते हैं तो मोटाई की अगर बात की जाए, क्वेश्चन 2019 के अंदर बीआरओ की एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इस कोर की मोटाई पूछी थी जो होती है आपकी 0.35 से लेके 0.5 mm, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 15 नंबर का, जिसके अंदर आ जाती है क्या कि आपका जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर कनेक्शन किस हिसाब से किए जाते हैं, तो वो तो आधार पे देखा जाता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन है। तो अगर बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, स्टेप
अप ट्रांसफार्मर है। तो भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर को बोलोगे, जो वोल्टेज को बढ़ा के देगा। इसके कनेक्शन की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है क्या, स्टार डेल्टा में होगा। क्वेश्चन आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कनेक्शन संयोजन किया जाता है, कनेक्शन का संयोजन किया जाता है किस आधार पे किया जाता है, तो आपका होता है स्टार डेल्टा में। क्या, स्टार डेल्टा में, उच्च वोल्टेज उच्च पावर। फिर आपका यहां आ जाता है कि स्टेप 16 नंबर क्वेश्चन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर जिसके अंदर हो क्या जाता है, डेल्टा स्टार के अंदर कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करिए 17 नंबर क्वेश्चन की। तो भाई ध्यान रखना, आपको ये चीज ध्यान ही रखनी है कि ट्रांसफार्मर नहीं तो आवर्ती को बदलता, धारा तो बदलती ही बदलती है। क्योंकि अगर आप वेल्डिंग के लिए अगर काम में लेते हो तो वेल्डिंग के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम आएगा, आपका स्टेप डाउन प्रकार का। क्यों, धारा का मान उच्च होता है स्टेप डाउन में, इसलिए कारखाने के अंदर आप धारा का मान उच्च लेने को, वेल्डिंग के लिए धारा दिख जाए आपको, इसलिए आप वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लियोगी। फिर बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर तीन चीज भाई सामने आएगी आपकी। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में अगला आपको पूछेगा तो टेप चेंजर ट्रांसफार्मर किसे बोला जाता है, तो यही ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन पेपर में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था सामने, ITI के पेपर लगा था, उसमें से क्वेश्चन आया था कि टेप चेंजर ट्रांसफार्मर निम्न में से है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया था भाई। एक ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है, तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर आता है। फिर कहा जाए कि स्टेबलाइजर में काम लेने वाला ट्रांसफार्मर, ये बूस्टर के रूप में काम लिया जाने वाला ट्रांसफार्मर। दूसरी बात, इंडक्शन मोटर के अंदर काम लेने वाला ट्रांसफार्मर, तो ये सारी चीजें इसी में आती है। तो आपको कहते हैं इसका दूसरा नाम एक और है टेप चेंजर, टेप चेंजर। ठीक है, इसमें होता है क्या है, इसका उपयोग कहां होता है, एक तो होता है कि आपका बूस्टर के रूप में, एक होता है स्टेबलाइजर में, लाइजर में, एक होता है आपका कहां ट्रांसफार्मर का उपयोग, इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, अब तीसरा चौथा क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर से अगर आता है तो कौन सा ट्रांसफार्मर, स्व उत्तेजित ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आप कहोगे कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है कौन सा, कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ये वही होता है, लेकिन स्व उत्तेजित ये होता है कौन सा, स्व उत्तेजित। ऑटो ट्रांसफार्मर है आपका स्व स्व म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, फिर आ जाओ आप आगे, ट्रांसफार्मर की आगे बात करें, टीटी कनेक्शन किया जाता है, आपका टीटी कनेक्शन किया जाता है। चलो वीवी कनेक्शन के बारे में एक बार एक क्वेश्चन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई पेपर, अभी जो ITI का पिछला पेपर लगा था उसमें एक तो टीटी कनेक्शन की, स्कॉट कनेक्शन की, और स्कॉट कनेक्शन, इंटर स्टार कनेक्शन है, ये सात आठ जो कनेक्शन है आपके, इनको अलग से मैंने एक वीडियो में बनाया है, जो शायद 13 भाग 8 में, 1 9 में, 10 में है शायद, तो इनको जरूर देखना एक बार पीछे जाके। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, इंटर स्टार कनेक्शन। देखो इंटर स्टार तो किया जाता है कहां, जहां पे अर्थ बिंदु आपका करना असंभव होता है, इंटर स्टार संयोजन। इंटर स्टार संयोजन कहां किया जाता है, जहां पे अर्थ करना संभव ना हो। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कौन सा, वीवी कनेक्शन। 18 नंबर के क्वेश्चन में वीवी कनेक्शन, तो ये कहां किया जाता है, निम्न वोल्टेज और निम्न पावर के लिए। निम्न वोल्टेज निम्न पावर।
फिर आपका आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। यह आपका 2 फेज को S3 फेज को 2 फेज में और 2 फेज को 3 फेज में। ठीक है, अब ये इतनी सी बात आपके होगी, 19 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। फिर बात करते हैं क्या कि जो ट्रांसफार्मर है 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कोर ट्रांसफार्मर में है। इसमें चुंबकीय कोर ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ, कोर ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ कितने होते हैं? कोर ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ 1। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ 2। फिर आ जाता है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 जिसके अंदर पूछा जाए बेरी प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर चुंबकीय पथ का मतलब चुंबकीय भाव का रास्ते, चुंबकीय बहने के जो रास्ते होते हैं चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ते कितने हैं, पथ मार्ग कितने हैं। तो बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय, तो इसमें होते हैं अनेक, कितने अनेक होते हैं। अगर अब इनके हानियों के बारे में पूछा जाए कि कौन से ट्रांसफार्मर में कितनी हानि होती है, तो सबसे कम हानि इसमें होती है, किसमें? बेरी प्रकार में। सबसे ज्यादा हानि कोर में, सेल में, फिर सबसे कम होगी किसमें? बेरी प्रकार में। क्योंकि आपका जो बेरी प्रकार ट्रांसफार्मर है इसके अंदर बहुत से रास्ते होते हैं, चुंबकीय पथ अधिक होते हैं, इस कारण आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर निम्न हानियों वाला ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। अगर बात करें ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी मान के चलते हो आप? ट्रांसफार्मर की दक्षता 23 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की अगर दक्षता की बात करते हैं, क्या ट्रांसफार्मर की दक्षता की, तो आप मान के चलते हो 98% के समथिंग दक्षता मान के चलते हो। क्योंकि एक क्वेश्चन और मान के चलते हैं इसकी दक्षता, क्योंकि इसके में अंदर पहली बात तो इसमें कोई घूर्णन भाग नहीं होता आपके ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसकी दक्षता होती है 98%। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रांसफार्मर की आगे ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाता है क्या, जो आपका ट्रांसफार्मर है इसके अंदर कनेक्शन किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। 4 कनेक्शन आपके मुख्य कनेक्शन होते हैं कि स्टार स्टार कनेक्शन कहां किए जाते हैं? उच्च वोल्टेज व उच्च पावर के लिए। ठीक है, फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन कहां किए जाते हैं? आपके निम्न वोल्टेज व उच्च पावर के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है क्या? 26 नंबर क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं 26 नंबर क्वेश्चन क्या आता है आपका? स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा मैंने अभी बताया स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन बनता है क्या कि डेल्टा स्टार। अभी मैंने बताया डेल्टा स्टार के बारे में कि स्टेप डाउन के अंदर, तो ये तो आपके संयोजन हो जाते हैं स्टेप डाउन के अंदर। ठीक है, फिर आगे की बात करें कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है आपका 28 नंबर क्वेश्चन होता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। क्या रेटिंग? ट्रांसफार्मर की रेटिंग लेने से पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूं भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्यों लेते हैं केवी के अंदर। हालांकि मेरा बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया तो सामने अगर आप बात ही कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में क्यों लेते हैं और किस हिसाब से इसको लिया जाता है। फिर बात करते हैं ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण, फिर ट्रांसफार्मर का रेशियो, ये सारी बातें अपन अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास बहुत है, अच्छे क्वेश्चन है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए और लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का आपका जिम्मेदारी है, जिसको पूरी तरीके से आप निभाओगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए द बेस्ट रहेगा और उम्मीद करता हूं कि शायद आज वाले इस वीडियो से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की हेल्प 100% मिलती है। भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें तो आपकी रेटिंग ली जाती है केवीए के अंदर, किलोवोल्ट एम्पियर के अंदर। ठीक है, अब ये क्यों ली जाती है? कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेपर में नहीं पूछते, मौखिक द्वारा पूछ लिए जाते। कहीं आप बीआरसी, वाटर बोर्ड, एनपीसीएल, डीआरडीओ, इसरो इनकी एग्जाम पास कर लेते हो, उसके बाद में आपका पेपर होता है। पेपर होने के बाद, पेपर पास हो जाता है, उसके बाद में एक पेपर वो लगता है जिसको बोला जाता है ट्रेड टेस्ट। उस ट्रेड टेस्ट के बाद में आपको मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन। हो सकता है आपको ट्रांसफार्मर दे दिया जाए, उसके कनेक्शन पूछ लिए जाए, कनेक्शन करने के बाद में प्रतिरोध उत्रोध के बारे में, सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में पूछ लिया जाए, कितना क्या इसमें प्रतिरोध है। वो पूछने के बाद में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आपके ट्रांसफार्मर के केवी के अंदर रेटिंग क्यों ली जाती है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका केवी के अंदर रेटिंग इसलिए लेते हैं कि अगर आप किलोवाट में लेते हो तो इसका तो प्रभाव पड़ता है, किसका? पावर फैक्टर का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किलोवाट के अंदर। तो लेकिन आपको अगर इसकी दक्षता की बात करें तो आपको तो दोनों चीज समान से, भाई प्राइमरी की धारा भी समान चाहिए, प्राइमरी का वोल्टेज भी समान चाहिए। क्या आपको तो दोनों चीज समान चाहिए। दोनों चीज को समान करने के लिए, क्योंकि लोड के साथ बदलेगी, आउटपुट तो लोड के साथ आपका बदलेगा, और लोड के साथ बदलेगी तो हानि भी बदलेगी। इन सारी सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद में आपका इसलिए एक सीधा सा एक ही बात निकलती है, आपको एक जवाब देना है। वो देना है कि सर केवी में इसलिए लेते हैं कि केवी के ऊपर इसलिए लिया जाता है कि किलोवाट के अंदर इसलिए नहीं लेते इसको कि किलोवाट में पावर फैक्टर का रोल होता है, पावर फैक्टर के कारण किलोवाट बदलती है। और आपका जो केवीए है इसको हम इसलिए लिया जाता है कि दोनों राशि हमें समान चाहिए, आउटपुट व इनपुट की दोनों राशि हमें समान चाहिए। समान होने के लेने के कारण पावर फैक्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसे बोला जाता है आभासी शक्ति। केवीए को आभासी शक्ति बोला जाता है, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति के ऊपर किसी प्रकार का पावर फैक्टर का रोल नहीं होता है, वास्तविक शक्ति के ऊपर पावर फैक्टर का रोल होता है। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपकी क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है इसकी ईएमएफ समीकरण है, विद्युत वाहक बल समीकरण, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल समीकरण की समीकरण की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन आपको मैंने विद्युत वाहक बल समीकरण अलग तरीके से इसके वीडियो के अंदर बनाया है, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण है तो समझना भाई विद्युत वाहक बल समीकरण किस लिए लिया जाता है कि आपको चाहिए क्या, एक तो फ्लक्स चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, ठीक है, और आपको फ्लक्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, और एन गुणन टर्न्स की संख्या भी चाहिए जिसको एन से दर्शाते हो। तो आपका एक आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रांसफार्मर है ये किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है, किस पे, एसी धारा पे। और आपको पता होना चाहिए कि एसी धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और अपना एक साइकिल पूरा करने के लिए वो उसका मान 4 बार बदलता है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, 4 बार प्लस माइनस 4 बार बदलती है। तो अगर एक बार एक चक्कर पूरा करने में इसका मान 4 बार परिवर्तन होता है तो आपका ईएमएफ का एक समीकरण यहां से बन जाता है कि फ्लक्स चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए और आपको एन चाहिए, ये बात है। अब कौन सी धारा पे काम कर रहा है, एसी पर 4 बार बदले तो यहां से एक बन जाता है क्या कि 4,5 FN, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई 4,5 N, अब आपको चाहिए आरएमएस वैल्यू, क्या आरएमएस वैल्यू। तो आपके अगर यहां से आरएमएस वैल्यू में लेता हूं, आरएमएस वैल्यू लेने के लिए ई एवरेज वैल्यू को आप फॉर्म फैक्टर से गुणा करोगे तब जाके आपके आरएमएस वैल्यू आती है। तो ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है, फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.11 होता है, क्या 1.11। तो यहां से ई आरएमएस बराबर आपका अगर ज्ञात किया जाए तो 4,5
एन ले लो चाहे टी ले लो, गुणा 1.11, तो आपका विद्युत वाहक बल समीकरण ई का मान आ जाता है कि 4.445Fn। आपका ये सूत्र हो जाता है क्या, यहां से अगर आपको पूछा जाए फॉर्म फैक्टर का मान, तो क्या आपका ई बराबर हो जाता है 4.445Fn। आपको ये सूत्र देना होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें क्या ट्रांसफार्मर रेशियो की, अगर क्वेश्चन पेपर में ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करें तो ट्रांसफार्मर रेशियो किसको बोला जाता है कि प्राइमरी के टर्न्स की संख्या, सेकेंडरी के वोल्टेज और प्राइमरी के टर्न्स, सेकेंडरी के टर्न्स, सेकेंडरी के वोल्टेज, प्राइमरी के वोल्टेज, सेकेंडरी का प्राइमरी की धारा व सेकेंडरी की धारा का अनुपात को आप ट्रांसफार्मर रेशियो मान के चलते हो, जिसको कैसे दर्शाते हो। तो क्वेश्चन आपका कौन 31 नंबर क्वेश्चन हो जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो। अगर रेशियो की अगर बात करें जिसको कैसे दर्शाया जाता है, किससे कैसे, तो आपका अगर कैसे दर्शाया जाता है तो आपका एक सूत्र में जाता है ES बटे EP, NS बटे NP, IP बटे IS। यह आपका ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र होता है जो आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं किसकी, कि इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि अगर ट्रांसफार्मर को आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसको समानांतर चलाना है, तो एक तो फेज अनुक्रम सही होना चाहिए, इनके फेजों की संख्या भी एक होनी चाहिए, अगर फेजों की संख्या एक होनी चाहिए और वोल्टता की कोई दिक्कत नहीं, समान फेज के होने चाहिए। अगली बात करते हैं क्या 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ट्रांसफार्मर को, जो ट्रांसफार्मर में है कंजर्वेटर का कार्य है। क्वेश्चन सीधा 32 नंबर है, कंजर्वेटर का कार्य। तो भाई कंजर्वेटर का कार्य होता है मेरे प्यारे मित्रों तेल के संकोचन को रोकना। क्या, तेल के संकोचन को रोकना, तेल के संकुचन को रोकना या संतुलन बढ़ाना, तेल के संतुलन को बनाए रखना। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 बिरदर का कार्य। बिरदर करता क्या है आपका, बिरदर का कार्य पूछा जाता है तो ये क्या करते हैं, वातावरण से नमी को सोखना। फिर आपका आ जाता है क्या बुक्लोज रिले। बुक्लोज रिले का क्या कार्य होता है भाई, ये कहां लगी होती है बुक्लोज रिले आपकी। हाँ, एक चीज और पूछी जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर कि आंतरिक दोष से कौन सा बताती है बुक्लोज रिले। बुक्लोज रिले आपकी ये जो बुक्लोज रिले है ये करती क्या है, जो बुक्लोज रिले जो कंजर्वेटर और मेंटेन के बीच में लगी होती है, ये करती क्या आपको आंतरिक दोष से बचाती है। क्या, आंतरिक दोष से। तो आपका बुक्लोज रिले का आंतरिक दोष से बचाती है आपको। अब बात करें जो आपका बिरदर है, यहां से एक क्वेश्चन हो जाए कि बिरदर में सिलिकॉन जेल भरी जाती है, किसमें भरी जाती है, बिरदर में भरी जाती है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है क्या, सिलिकॉन जेल कहां भरी जाती है भाई, बिरदर में। अब आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन जो जेल है आपकी, इसका 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कि सिलिकॉन जेल है आपकी। यहां से मैं लिख दूं सिलिकॉन जेल की नमी अवशोषित करने से पहले, नमी अवशोषित करने से पहले रंग, तो नमी अवशोषित करने से पहले नीला रंग, क्या नीला रंग होता है, क्या नीला रंग होता है, नमी अवशोषित करने से पहले इसका रंग होता है नीला। क्या, नमी अवशोषित करने से पहले, नीचे से नहीं दिखा तो मैं अभी ऊपर लिख के बता देता हूं कि सिलिकॉन जेल नमी अवशोषित करने से पहले नीले रंग की होती है।
नीले रंग की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद में अगर बात की जाए 37 नंबर क्वेश्चन है, तो सिलिकॉन जेल नमी अवशोषित करने के बाद में, जेल नमी अवशोषित करने के बाद में आपकी हो जाती है क्या, हल्की गुलाबी, या तो ये ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा बैंगनी। क्या भाई, दो क्वेश्चन बनते हैं सिलिकॉन जेल से कि नमी अवशोषित करने से पहले सिलिकॉन जेल का रंग होता है नीला, और नमी अवशोषित करने के बाद में सिलिकॉन जेल का रंग हो जाते हैं दो। अब ऑप्शन दो नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शन में दो आ जाते हैं। कई बार तो आ जाता है आपका हल्का गुलाबी, और कई बार ऑप्शन आपको मिल जाता है बैंगनी रंग। तो इन दोनों का अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आपको ये मान के चलना है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है आगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा तेल का कार्य है। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तेल का कार्य खनिज तेल काम में लेते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है भाई, नॉर्मल सी बात है, तो खनिज तेल काम में लेते हो, खनिज तेल। अब खनिज तेल काम में कार्य क्या होता है, वाइंडिंग को ठंडा करना। एक तो ये काम है, वाइंडिंग को ठंडा करना। दूसरा कार्य क्या हो जाता है इसका, खनिज तेल का, कि वाइंडिंग को क्या संतुलन, ये वाइंडिंग को ठंडा करना, वह इंसुलेशन प्रदान करना, इंसुलेशन प्रदान करना। अब इंसुलेशन प्रदान करना और वाइंडिंग को ठंडा करना, ये दोनों चीजें आपके सामने इसलिए है कि भाई जो आपके ट्रांसफार्मर है इसको आप कोई अंदर से थोड़ी इंसुलेशन लगाते हो, अंदर से कोई और थोड़ी करते हो, इसमें सिलिकॉन जेल ही बढ़ते, खनिज तेल बढ़ते हैं। और खनिज तेल के दो काम करते हैं, एक तो वाइंडिंग को ठंडा करता है। वाइंडिंग को ठंडा क्यों करता है, कि जैसे आपका तेल गर्म होगा, तेल गर्म होकर ऊपर जाएगा, नलिका के माध्यम से कंजर्वेटर में जाएगा, कंजर्वेटर को आधा पहले से तेल भरा रहता है, तो वो क्या करता है, ठंडा तेल तो आ जाता है टैंक में, मेन टैंक में वापस, और वो गर्म तेल वापस कंजर्वेटर में रह जाता है। इसलिए कंजर्वेटर को कहा जाता है कि तेल के संकोचन को रोकता है। क्या कंजर्वेटर का कार्य तेल के संकोचन को रोकता है या तेल के फैलाव को रोकता है। ठंडा तेल आ जाता है, इसलिए वाइंडिंग आपकी ठंडी हो जाती है। पहले काम ये। फिर दूसरा काम है कि वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी प्रकार का आप अंदर से कोई ऐसा इंसुलेशन नहीं करते हो तेल के अलावा, तो इसलिए वो इंसुलेशन प्रदान भी करता है। उस डायलेक्ट की स्ट्रेंथ होती है इसकी, ट्रांसफार्मर की। अब बात करें कि ये तो होता है बाहर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो अगर 49 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अंडर जो ट्रांसफार्मर होता है आपका, अंडर जो जमीन के अंदर, उसमें कौन सा तेल काम में लीजिए, सिंथेटिक प्रकार का, सिंथेटिक प्रकार का खनिज तेल, सिंथेटिक प्रकार का खनिज तेल अंडर ट्रांसफार्मर 2017 के अंदर 10 तारीख का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर ट्रांसफार्मर के अंदर तेल का कौन सा तेल काम में लिया जाता। पहला ही ऑप्शन था जिसके अंदर सिंथेटिक प्रकार का दिया हुआ था, लेकिन लोगों का देखा हुआ था क्या कि खनिज तेल। अंडर ट्रांसफार्मर की अगर कहीं बात की जाती है, अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर की गोदाम जो होते हैं अपने अंडरग्राउंड जो होती है, जो की जाती है आपका ट्रांसफार्मर कनेक्शन है, उसमें आपको तेल लेना कौन सा, सिंथेटिक प्रकार का, उच्च डाइलेक्टिंग और भी अधिक उच्च डाइलेक्टिंग होती है इसकी। फिर अब इसके आगे अगर बात करें, जो आपका ट्रांसफार्मर है इसके अंदर आगे की अगर बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई आप जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाता है, आपका क्या तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाता है, तो तेल का जो ये तेल है खनिज तेल, ये कहां से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक तेल से। कहां से, प्राकृतिक तेल से, प्राकृतिक तेल से। ठीक है, जो उच्च डाइलेक्टिक स्ट्रेंथ का होता है और उच्च ज्वलनशील नहीं होता ये। उसके बाद में अगर बात करें इसकी वाइंडिंग की, किसकी, वाइंडिंग की, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की। 41 नंबर क्वेश्चन होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है कौन से तार से, कॉपर से, तांबे के तार से, तांबे या कॉपर से।
ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तांबे और कॉपर से की जाती है। अब बात करें ट्रांसफार्मर में कितनी कोर होती है, अगर करोड़ की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन आपको होता है। ट्रांसफार्मर की कोर की अगर बात करें तो 2 कोर होती है आपकी, 2 कोर, एक प्राइमरी कोर और एक आपकी सेकेंडरी कोर। अगर प्राइमरी की मैं बात करूं 43 नंबर क्वेश्चन है, जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग, सप्लाई से जोड़ा जाता है उसको प्राइमरी, और जिससे लोड लिया जाता है 44 नंबर क्वेश्चन है, लोड लिया जाता है उसको कौन सी वाइंडिंग कहते हो रे, सेकेंडरी वाइंडिंग। जिससे लोड लिया जाता है, लोड से संयोजित किया जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ध्यान रखना, ये तो बेसिक सी बात है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी वाली तो भाई कहां किसको काम में लिया जाता है। अब मोस्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है जो पेपर के अंदर आता है 44 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो आपका ट्रांसफार्मर है, अब इसमें प्राइमरी व सेकेंडरी में कौन सा संयोजन होता है, क्या कौन सा संयोजन होता है, प्राइमरी व सेकेंडरी के अंदर कौन सा संयोजन होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य संयोजन है, कनेक्शन है। संयोजन का मतलब हो गया कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन होता है ये क्वेश्चन कम से कम डीएमआरसी ने आई पर जो एग्जाम करवाती है उसमें एक पेपर में 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन सा संयोजन होता है। तो आपको प्यारे मित्रों ध्यान देना यहां से कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी के मध्य विद्युत चुंबकीय संयोजन है, विद्युत चुंबकीय संयोजन होता है, संयोजन होता है। फिर आगे की अगर 44 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या ट्रांसफार्मर में कोई घूर्णनीय भाग होता है क्या, नहीं। अगर ट्रांसफार्मर की घूर्णनीय भाग की बात करें, किसकी, ट्रांसफार्मर का घूर्णनीय भाग नहीं होता है, क्या नहीं होता है। फिर बात करते हैं भाई ट्रांसफार्मर करता क्या है, आपका वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे की 46-47 नंबर क्वेश्चन की, जो आपका ट्रांसफार्मर है इसके अगर प्रकारों की बात करें तो स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार के तो हो गए। बाकी अगर आगे की बात करें, हाँ एक बार क्वेश्चन एक और आपका सामने आ जाता है, क्या सिटी ट्रांसफार्मर है। जो आपका सिटी और पीटी ट्रांसफार्मर है मैंने सिलेबस के अंदर डाल दिए 14 नंबर या 13 नंबर 2 वीडियो बनाया गया, 13 नंबर सिटी का और 14 नंबर आपका पीटी ट्रांसफार्मर का। दोनों ट्रांसफार्मर को वहां से देखना है आपको, और यहां से क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो सिटी ट्रांसफार्मर करता क्या है, आपका जो सिटी ट्रांसफार्मर है, सिटी ट्रांसफार्मर का पूरा नाम है करंट ट्रांसफार्मर, क्या करंट ट्रांसफार्मर या धारा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर या धारा ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना भाई, धारा ट्रांसफार्मर। अब यह करता क्या है, एसी के उच्च धारा का मापन, उच्च धारा का मापन। अब इसमें किया क्या जाता है भाई, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्ट मीटर लगाते हो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सिटी ट्रांसफार्मर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका 47 नंबर सिटी ट्रांसफार्मर का हो गया, क्या कौन सा ट्रांसफार्मर, 48 हो गया, एसी धारा का मापन करता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है क्या, कि जो सिटी ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें होता है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, प्राइमरी तो मोटे तार की, मोटे तार, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो पतले तार की, और अधिक पतले तार अधिक ट्रेंस, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन आता है सिटी ट्रांसफार्मर से, आपका क्या सिटी ट्रांसफार्मर से। इस सिटी ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन और आता है कि जो आप एमीटर लगाते हो, हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि सिटी ट्रांसफार्मर जो आप वोल्ट मीटर एमीटर लगाते हो, तो सिटी ट्रांसफार्मर का कहां उपयोग होता है, कि एक तो होता है मापन के अंदर है और एक होता है सुरक्षा के अंदर है, किसका, सिटी ट्रांसफार्मर का। दो जगह उपयोग काम आते हैं, क्या, सिटी ट्रांसफार्मर का मापन के अंदर और किसके अंदर है, सुरक्षा के अंदर है। तो सिटी ट्रांसफार्मर के अंदर एमीटर लगाए जाते हैं,
कहां लगाया जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनना कि जो आप ट्रांसफार्मर के अंदर सिटी ट्रांसफार्मर काम ले रहे हो, उस ट्रांसफार्मर के अंदर एमीटर कौन सी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एमीटर लगाया जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिटी ट्रांसफार्मर के अंदर एमीटर है, इसकी रेंज क्या होती है? तो आपके कौन नंबर क्वेश्चन होता है? सिटी ट्रांसफार्मर में जो एमीटर लगाया जाता है, एमीटर, इसकी रेंज होती है क्या? 0 से 5 एम्पियर की। किसके? 0 से 5 एम्पियर की, जो सेकेंडरी में जो धारा है इसका मापन करता है, 0 से 5 एम्पियर की होती है। अब बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की, सीटी का उपयोग कहां कहां किया जाता है? भाई मैंने बताया 2 जगह किया जाता है सीटी का उपयोग। उपयोग की अगर मैं बात करूं तो मापन में और सुरक्षा में। सुरक्षा में तो वहां किया जाता है, भाई ध्यान से देखना, यहां से 1 मिनट में यहां से बता दे तो सुरक्षा के अंदर कहां किया जाता है, मापन में कहां किया जाता है सिटी ट्रांसफार्मर का। भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, शानदार क्वेश्चन आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से देखना भाई, आप 52 नंबर जो क्वेश्चन है सिटी ट्रांसफार्मर का उपयोग, तो मैंने बताया 2 उपयोग है। एक तो मापन में, जो मापन में अगर आप जहां उपयोग लेते हो वहां लेते हो 1 एम्पीयर का एमीटर, ध्यान रखना ये बात। और दूसरी बात है आपका 2 मैंने दूसरा काम बताया सुरक्षा के अंदर, तो सुरक्षा के अंदर मेरे प्यारे मित्रों रिले के साथ में इसको काम लिया जाता है। और वो काम में लिया जाता है, जैसे कि आपका वोल्टेज, अंडर वोल्टेज हो गया, और वोल्टेज हो गया, अंडर करंट हो गई, और वोल्टेज हो गया, या आपका अर्थ लीकेज हो गया। क्या? अर्थ लीकेज हो गया, वहां आप 5 एम्पीयर का उपयोग करते हो, 5 एम्पीयर तक के एमीटर की। कौन सी कंडीशन में? अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ओवर धारा, अंडर धारा, या अर्थ लीकेज। अर्थ लीकेज। अब ये अर्थ लीकेज कहां होगा? जहां आपकी लीकेज धारा होगी। क्या? लीकेज धारा होगी। क्या अर्थ कहां लीकेज होगा? भाई एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ लीकेज कहां होता है, जहां पे 53 नंबर क्वेश्चन है। लीकेज धारा की अगर मैं बात करूं तो लीकेज धारा के अंदर किससे अधिक नहीं होना चाहिए आपकी लीकेज धारा? 1/5000, 1/5000वें भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भैया आपकी लीकेज धारा। तो अगर आपकी अर्थ लीकेज वहीं होगा जहां आपकी लीकेज धारा का मान बढ़ेगा तो आपका अर्थ लीकेज होगा। अब बात करते हैं सिटी ट्रांसफार्मर की, बात होगी, करते हैं पीटी ट्रांसफार्मर है, जो आपका पोटेशियो ट्रांसफार्मर है, विभव ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है? तो सिटी ट्रांसफार्मर का अगर उपयोग करते हैं अपने, सॉरी पीटी ट्रांसफार्मर की, तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 54 है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पीटी ट्रांसफार्मर की बात हो जाती है कि जो पीटी ट्रांसफार्मर आपका है ये पोटेशियो ट्रांसफार्मर, पोटेशियो ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहा जाता है विभव ट्रांसफार्मर है। अब ये विभव ट्रांसफार्मर सिर्फ एक काम आता है, मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मापन के लिए, मापन के लिए किया जाता है। और कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। हाँ भाई सिटी ट्रांसफार्मर से एक चीज और ध्यान रखना, सिटी ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम, हालांकि मैंने बता दिया श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है ना। बाकी इसको कहां लगाया जाता है? मापन के लिए लिया जाता है। मापन में भी कहां से? 110 वोल्टेज है। अब ये भी कंडीशन होती है आपकी 110 वोल्टेज वाली भी, वो भी बताते हैं कैसे होगी। भाई आपका मापन में कहां में लिया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। प्राइमरी जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार, अधिक टर्न। जो बात करें आपका 54 नंबर, 55, 56 और 57 नंबर क्वेश्चन, आपका 58 नंबर क्वेश्चन आ जाता है क्या कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसकी मोटे तार की बनाई जाती है। भाई वोल्टेज मापना है ना अपने को, तो आप क्या करेगी? इसका मोटे तार और कम टर्न्स की। अब बात करें भाई जो आपका अगर ट्रांसफार्मर 3 फेज का है,
थ्री फेज के ट्रांसफार्मर में आप वोल्ट मीटर की रेंज लेते हो कितनी, 110 वोल्ट। ध्यान रखना कि थ्री फेज पीटी ट्रांसफार्मर है और उसकी वोल्टेज रेंज होगी 110। अगर आपका पीटी ट्रांसफार्मर है और सिंगल फेज का है तो आपकी वोल्टेज की, उसकी वोल्ट मीटर की रेंज होगी कितनी, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है भाई, पीटी ट्रांसफार्मर का मापन के लिए किया जाता है। कौन से उपकरणों के साथ इसका उपयोग किया जाता है, कौन से मापन यंत्रों के साथ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ और एक वाट मीटर के साथ। ठीक है, वाट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर, वोल्टेज मीटर, और वह 2 नंबर हो गया वाट मीटर आपका। अब वाट मीटर के साथ अगर इसका कनेक्ट करोगे तो कौन से क्रम में करोगे, समांतर क्रम में, जो मैंने पहले बता दिया। और इसका जो एक सिटी ट्रांसफार्मर का उपकरण है जो साथ में काम में लिया जाना, 60 नंबर क्वेश्चन होता है, सिटी ट्रांसफार्मर है। इनको कहां, कौन से यंत्रों के साथ उपयोग किया जाता है, एमीटर के साथ, वाट मीटर के साथ और एनर्जी मीटर के साथ, एनर्जी मीटर के साथ है। एक चीज और ध्यान रखना भाई, अगर कभी आपको क्वेश्चन में ये देखने के लिए मिल जाए कि एनर्जी मीटर का किसके साथ संयोजन होता है, तो एनर्जी मीटर का संयोजन सिर्फ एमीटर के, सॉरी, सिटी ट्रांसफार्मर के साथ ही होता है, बाकी वोल्ट पीटी ट्रांसफार्मर के साथ आप एनर्जी मीटर नहीं लगाओगे। अब बात करें थोड़ी सी आगे की, थोड़े मुद्दे से हट गए, ये वाट मीटर आ गया बीच के अंदर, तो इस वाट मीटर की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपके साथ में। जो आपका जो वाट मीटर है इसकी कनेक्शन किस आधार पे किए जाते हैं भाई, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, सिटी व पीटी को वाट मीटर के साथ संयोजन है, सिटी व पीटी का वाट मीटर के साथ में संयोजन है। तो भाई संयोजन की अगर मैं बात करूं तो एमीटर तो लगाते हैं आप, सॉरी सिटी ट्रांसफार्मर तो लगाते हो श्रेणी में किसके, सीसी कॉइल के, और पीसी कॉइल को लगाते हो किसके साथ में, आप पीटी ट्रांसफार्मर के। तो आपका जो वाट मीटर है, यहां से एक छोटा सा पॉइंट जानना, वाट मीटर है ना, वाट मीटर, इसमें 2 कॉइल होती है, एक सीसी कॉइल जिसे करंट कॉइल कहा जाते हैं, और एक होती है आपकी पीसी कॉइल जिसको प्रेशर कॉइल कहा जाता है। यह ध्यान आपको रखना है। सीसी कॉइल है मोटे तार की, कम टर्न्स की, प्रेशर कॉइल है पतले तार अधिक टर्न्स की। तो भाई ये ध्यान रखना है। आज अपने 60 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के हो गए, पीटी सिटी सारे ट्रांसफार्मर आपके सामने हैं। बाकी के ट्रांसफार्मर के जो कुछ क्वेश्चन रह गए तो आने वाले संडे को आपको और क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आपका भी एक फर्ज बनता है कि लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगले टॉपिक अपना रहेगा अल्टरनेटर का भाग 2 जो आपके रेगुलर चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।